आमतौर पर रिमेटोलॉजी को घुटनों के दर्द से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि रिमेटोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां आती हैं और पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर अमन शर्मा और उनकी टीम ने पिछले 5 साल के अथक प्रयास के बाद अब भारत में पहली बार रिमेटोलॉजी की गाइडलाइंस की वेस्कुलाइटिस नामक बीमारी के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की हैं और भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि उनका पेपर अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स में छप चुके हैं। और इस पर बातचीत करेंगे प्रोफेसर अमन शर्मा से कि प्रोफेसर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो रिमेटोलॉजी है वो सिर्फ घुटनों का दर्द तक ही सीमित नहीं है, क्या है? नमस्कार। एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जब भी कोई मेरे से पूछता है कि रूमेटोलॉजी में आप क्या करते हो, आप तो जो बुज़ुर्गों के जो घुटने ख़राब हो जाते हैं वही देखते हो गए। दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू। ये बहुत गलत धारणा है। एक्चुअली अगर हम मेजॉरिटी मरीज़ देखें, मेजॉरिटी हमारे मरीज़ रूमेटोलॉजी में जो आते हैं वो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं रूमेटोलॉजी क्लिनिक में। मींस फ्रॉम 20 ईयर्स ऑफ एज टिल 50-60 ईयर्स ऑफ एज। सो जो ज़िंदगी का एक सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा होता है उनमें ये हमारी रूमेटोलॉजिकल बीमारियां अफेक्ट करती हैं। और ये हम करीब 100 बीमारियां जो हैं मिनिमम, जो डिफरेंट तरह की हैं, उनको डील करते हैं। आम आदमी ये सोचता है कि गठिया कह दिया तो गठिया एक प्रकार है, पर हमारे लिए गठिया एक नहीं है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, और देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। और इसके पीछे बड़ी बीमारी भी छुपी हो सकती है। भी जोड़ में दर्द है पर लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, किडनीज भी फेल हो रही हैं। उनमें एक बीमारी आती है जिसको वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम ट्रीट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सबसे पहले ये सवाल पूछा है। सर, अब ये वेस्कुलाइटिस क्या है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं? वैस्कुलाइटिस शरीर का हर हिस्सा, हर सेल खून से चलता है, और वो खून जो है वो जो खून की नाड़ियां हैं जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं वो लेके जाते हैं। अगर उन खून की नाड़ियों की सूजन हो जाती है जिसको हम वेसल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो उसमें एक बीमारी होती है जिसको वैस्कुलाइटिस कहते हैं। तो जैसे आपके समझ सकते हैं कि हर हिस्से में, हर ऑर्गन में, हर सेल में खून जाता है, तो ये वैस्कुलाइटिस जो है, हालांकि इसके भी डिफरेंट प्रकार हैं, ये किसी भी बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। और कुछ उनके सब टाइप्स हैं जिनमें कि बहुत रैपिडली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, आंखों की निगाह जा सकती है। तो अगर बहुत सारे ऑर्गन एकदम से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि किसी में कहीं ये वैस्कुलाइटिस तो नहीं। उसमें जो गठिया भी हो सकता है, स्किन के ऊपर रैश भी हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये मरीजों के लिए जानने की भी ज़रूरी है, और फिजिशियंस के लिए भी अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये बीमारियां जो हैं ये वैस्कुलाइटिस के कारण हो सकती हैं। आपने 5 साल तक प्रयास किया कि इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जाए। देश में ये गाइडलाइंस नहीं थी। 5 साल का सफ़र कितना संघर्ष भरा रहा और इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं? और थोड़ा सा उस मेडिकल जर्नल के बारे में बता दीजिए जहां पर ये पब्लिश हो चुकी हैं। थैंक यू। एक्चुअली जब भी हम इन बीमारियों को ट्रीट करते थे, इसका एक सब ग्रुप है जिसको एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। वो एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं शुरू किया जाए तो मोर्टेलिटी यानी कि जानलेवा होना बहुत हाई। मेजॉरिटी मरीजों में अनट्रीटेड मोर्टेलिटी इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल डाई। और जब भी हम गाइडलाइंस देखते थे तो गाइडलाइंस सारी अमेरिकन कॉलेज की गाइडलाइंस होती थी या यूरोपियन गाइडलाइंस होती थी, बट इंडियन गाइडलाइंस इसमें कोई नहीं थी। तो उसमें ये था कि हम देखते थे कि हमारे पास कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। जब भी मरीज़ कोई हमारे पास आता है, हम हमेशा इस बात का कंसिडरेशन करते हैं कि अगर दो बीमारियां इक्वल हैं, दो दवाइयां इक्वल हैं, तो जो हमारे मरीजों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है वो दवाई दी जाए बनिस्बत इसके कि जो दवाई है वो महंगी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2019 में एक्सरसाइज शुरू करी और हमने एक गाइडलाइंस डेवलप करी इंडिया के पूरे एक्सपर्ट्स को मिला के। It was largely led by PGI, but there were other institutions also like AIIMS New Delhi, St. John's Bangalore, Hinduja Hospital. The experts were invited from there also, and the past president of Indian Rheumatology Association. तो हमने पहले questions frame करे भी हमारे लिए relevant questions क्या हैं जिनके हमें आंसर ढूंढ रहे हैं। फिर हमने लिटरेचर सर्च किया, बिकॉज आज की तारीख में अगर हम एविडेंस नहीं दिखाएं तो कोई उस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि पब्लिश्ड एविडेंस के बेस के ऊपर हमने ये कॉस्ट अवेलेबिलिटी को देखते हुए टेलर्ड गाइडलाइंस बनाई हैं जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी एक जर्नल है ऑटोइम्यूनिटी रिव्यूज़, विच इज़ अ हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। उसमें ऑनलाइन ये गाइडलाइंस आ गई हैं और ये इससे इंडियन रूमेटोलॉजी कम्युनिटी तो बहुत खुश है,
एंड देर इज एज दे से वेव ऑफ एक्साइटमेंट कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं जो सारे फिजिशियंस फॉलो कर सकते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज की आपने बात की सर, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों की, ये ऑटो इम्यून डिजीज कैसे होती है और इसको ठीक किस हद तक किया जा सकता है? अगर मैं एक कपलेट से इसको बयान कर पाऊँ तो ये ऑटो इम्यून डिजीज इज, ऑटो मीन्स अपना, इम्यूनिटी मीन्स अपनी इम्यूनिटी। तो घर को जला दिया घर के ही चिराग ने, तो दिस इज व्हाट autoimmune diseases do. Our own immune system goes haywire and start hitting our own organs. So auto means अपना immune system अपने ही body के खिलाफ। तो उसमें बहुत सारी तरह की बीमारियां हैं। आई एम वेरी हैप्पी यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो इससे जो लोगों के अंदर मिथ है कि 2-4 बीमारियां ही हैं या घिसे हुए घुटने ही हम ट्रीट करते हैं, विच इज़ फार फ्रॉम ट्रू। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप घुटनों की बात चल रही है डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो लंबी उम्र के बाद लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं घुटनों में दर्द होगी, नी रिप्लेसमेंट करना होगा, ये करना होगा। क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हमारे घुटने सही सलामत रहें और हम जिंदगी की दौड़ अपने घुटनों पे दौड़ सकें? हाँ जी, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंडियंस में ज़िंदगी की जद्दोजहद में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर और फिटनेस की अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। सो लोग वज़न बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाता है। तो आई थिंक शुरू से ही हमारे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। वन शुड नॉट बी ओबीज। वज़न अगर बढ़ रहा है तो कुछ एक्सरसाइजेज शुरू करनी चाहिए। और कुछ यंग, और एक जो नया फैड आया है कि ट्रेडमिल पे भागना है, लोगों यंग फीमेल्स में और यंग लोगों में कई बार हाइपर मोबिलिटी होती है। वो लोग अगर जब ज़्यादा ट्रेडमिल पे भागते हैं उनमें भी घुटनों में नुकसान होता है। तो फिजिशियन को कंटेक्स्ट में लेके एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू ब्रिंग इन एक्सरसाइज एज ए फॉर्म ऑफ आवर लाइफस्टाइल विच इज स्टिल मिसिंग एक्चुअली इन लार्ज पार्ट। और क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। हम काफ़ी हद तक इसको डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। और हेल्दी डाइट, स्मोकिंग प्रिवेंट करना, ओबेसिटी प्रिवेंट करना, डायबिटीज़ वगैरह को प्रिवेंट करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ बीमारियां आती हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे एंकावास्कुलेटस, जो अगर ट्रीट नहीं करोगे तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। बट कुछ चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जो हम कर सकते हैं, वो तो हमें करना चाहिए। इंडिया में एक ट्रेंड देखा जा रहा है, सब लोग स्पोर्ट्स वॉचेस पहनकर चल रहे हैं और वॉक करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। वॉक कितनी करनी चाहिए, कितने स्टेप्स हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, WHO की गाइडलाइंस भी क्या कहती हैं सर, ये भी बता दीजिए। आई थिंक ये अगर हमारे को टेक्नोलॉजी को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए। और जो स्मार्ट वॉचेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसमें एटलीस्ट दे आर अ रिमाइंडर ऑल्सो। एटलीस्ट यू सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ कि मैंने एक गोल है, मैंने 10,000 आर्बिट्रेरी अडल्ट के लिए गोल है भी 8,000 टू मे बी 10,000 स्टेप्स इज द आइडियल। उसको चाहे आप पार्ट्स में करो। अगर आपके घुटने की ज़्यादा तकलीफ है, अगर हम कहें कि 10,000 स्टेप्स ऑन ए नॉर्मल एडल्ट वुड मीन यू आर वॉकिंग एटलीस्ट फॉर 80 मिनट्स, सवा घंटा। तो उसमें कोई कंटिन्यूसली नहीं चल सकता अगर घुटने की प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ है। तो आई थिंक अगर आप 30 मिनट्स की वॉक, 20-30 मिनट्स की वॉक 5 टाइम्स अ वीक कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो ब्रेक करके कर लीजिए। देयर आर स्टडीज विच शो ऑल्सो कि इफ यू कांट डू टुगेदर यू कैन डू इट इन ब्रेक्स ऑफ 10 मिनट्स ईच ऑल्सो। सो अगर मॉर्निंग में थोड़ी देर कर ली, थोड़ी देर लंच के पहले कर ली, थोड़ी देर शाम को कर ली। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी। एटलीस्ट यू हैव अ टारगेट टू अचीव। वो आपका दे आर कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑल्सो। और ये बता भी देती हैं, इसमें रिमाइंडर्स भी आ जाते हैं कि यू हैवंट गॉट अप फॉर सम टाइम, यू हैवंट टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आई थिंक इस टेक्नोलॉजी को हम अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ तो कर सकते हैं। हम रिमेटोलॉजी से जुड़ी जितनी बीमारियां सर, उनसे बचना चाहें तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए? आई थिंक घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए। जो हमारा आजकल आपने देखा होगा कि यंग बच्चे हैं जो कि पेरेंट्स को भी फोर्स करते हैं, एंड द टर्म दैट दे यूज, इवन एवरीबडीज चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, पापा अच्छा खाना है ना। अच्छा खाना मीन्स उनका अच्छा खाने का मतलब होता है कि घर में दाल फुल्का जो बना है वो नहीं खाना, बाहर का खाना है। I think those kind of cheat meals should be limited. We can't say absolutely no, हमें इसी सोसाइटी में रहना है। बट अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली वो खाते हैं तो उससे सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, उससे ओबेसिटी होती है। तो वी शुड मिनिमाइज द इंटेक ऑफ द फूड फ्रॉम आउटसाइड। और जो घर में बना खाना है हमने बच्चों को सबसे सिखाना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करेंगे, आई एम श्योर। मुश्किल है ये बच्चों कहना कि जो आप सो कॉल्ड अच्छा खाना है ना, वो जो घर में मिल रहा है वही अच्छा खाना है। बाहर वाला एक्चुअली इज अ डेंजरस खाना, वो इट्स नॉट अ समथिंग अच्छा। दैट्स व्हाट आई वुड से। शुक्रिया सर, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर अमन शर्मा हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमें वेस्कुलाइटिस से बचना है, किस तरह से हमें रिमेटोलॉजी से जुड़ी बीमारियों से बचना है, तो किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि आप बीमारी के आगे घुटने ना टेकें, इसलिए आप अपने घुटनों को मजबूत रखना होगा अच्छे खान पान से और बाजारी खाना न खाकर। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।